नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। कनाडा भारत तनाव के बीच एनआईए ने खालिस्तानियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने 6 राज्यों में करीब 50 जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए ने ये छापेमारी खालिस्तानियों और माफियाओं के गठजोड़ को लेकर की है। पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड और यूपी में छापे मारे गए। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी जारी है। वहीं छापेमारी खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन में चल रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, सहारनपुर में छापेमारी चल रही है। एनआईए कई संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि हाल ही में एनआईए ने खालिस्तानियों पर शिकंजा कसने के लिए तमाम एजेंसियों के साथ बड़ी मीटिंग की थी। तो बता दें कि एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है खालिस्तानियों और गैंगस्टरों को लेकर। बताया जा रहा है कि एनआईए ने 6 राज्यों में छापेमारी की है और यूपी के कई जिलों में भी छापेमारी चल रही। तो 50 जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। खालिस्तानी और गैंगस्टर के गठजोड़ को लेकर एनआईए ने ये बड़ा एक्शन लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद ओवैस जुड़ चुके हैं। ओवैस, लगातार एनआईए की छापेमारी चल रही है गैंगस्टर और खालिस्तानियों के गठजोड़ को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार जो है ये छापेमारी एनआईए की जारी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश में पंजाब के अलावा यूपी में भी जो है लगातार छापेमारी चल रही है। और ये जो छापेमारी है, ये छापेमारी जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनसे गठबंधन और उनसे जो संदिग्ध हैं उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। जी, बताया जा रहा है कि यूपी के कई जिलों में छापेमारी चल रही है। तो यूपी के किन किन जिलों में छापेमारी हो रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि यूपी के सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, मेरठ और जो आसपास के तमाम इलाके हैं वहाँ पे जो है एनआईए की लगातार छापेमारी चल रही है, जिसमें खालिस्तानी जो आतंकी हैं उनकी जो संदिग्ध लोग हैं उनको तलाश जारी है, उनकी तलाश कर रही है एनआईए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एनआईए ने अभी कुछ दिन पहले जो और भी एजेंसियां हैं उनसे एक बड़ी मीटिंग की थी इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए। तो इसकी मीटिंग के बाद एनआईए सक्रिय हो गया है और एनआईए लगातार पंजाब, हरियाणा के अलावा अब यूपी में भी सक्रिय है। यूपी में तमाम तरीके के जो जिले हैं जैसे लखीमपुर हैं, इनमें भी लगातार छापेमारी है। जो संदिग्ध हैं उनकी तलाश की जा रही है, उनको पकड़ा जाएगा कि जिनसे जो है जो इन गतिविधियों को लेकर जो सम्मिलित हैं उनकी तलाश की जा रही है। जी जी, देखिए ओवैस, बताया जा रहा है कि खालिस्तानियों और गैंगस्टरों के गठजोड़ को लेकर ये छापेमारी हो रही है। तो क्या कुछ अभी तक कुछ सामने आया है क्या? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जो छापेमारी है ये खालिस्तानी और जो गठजोड़ को लेकर ये बिल्कुल सही है कि हो रही है। और तमाम जो संदिग्ध हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे संदिग्धों को पकड़ा भी गया है, संदिग्ध पकड़े गए हैं, जिनकी जो संदिग्धता मिली थी उसमें उनको पकड़ा भी गया है। और इसी क्रम में लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं उनमें भी लगातार छापेमारी है। सहारनपुर में और लखनऊ के पास लखीमपुर पड़ता है, लखीमपुर खीरी, वहाँ पे भी जो एनआईए की लगातार छापेमारी चल रही है। इन छापेमारियों से मारियों में लगातार जो इसमें संदिग्ध दिख रहे हैं इनकी तलाश की जा रही है। तलाश में कुछ लोगों को अभी इनपुट भी मिला है, कुछ लोगों को भी पकड़ा है, लेकिन अभी इसकी जो तलाश है वो जारी है और जो छापेमारी है वो भी लगातार जारी है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि खालिस्तानियों और जो देश के बड़े गैंगस्टर हैं उनके गठजोड़ को लेकर एनआईए ने छापेमारी की है। 50 से करीब देश में 50 से करीब अधिक जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। तो लगातार एनआईए की छापेमारी चल रही है। 50 जगहों पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि खालिस्तानी गैंगस्टर का गठजोड़ है। इसी को लेकर एनआईए अब यूपी के कई जिलों में भी छापेमारी कर रही है कि जैसे पीलीभीत हुआ, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, तमाम ऐसे जिले हैं जिनमें लगातार एनआईए की छापेमारी अभी भी चल रही है। तो एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। बता दें कि खालिस्तानियों और जो देश के बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उनके कनेक्शन को लेकर एनआईए अब छापेमारी कर रही है। कहा जा रहा है कि खालिस्तानियों और गैंगस्टरों में गठजोड़ हो रहा है। इसी की वजह से लगातार देश में संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, जिसको लेकर
एनआईए ने अब छापेमारी की है। 50 जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और यूपी के कई जिलों में भी छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि जैसे अलीगढ़ हुआ और लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित पाल जुड़ चुके हैं पीलीभीत से। अमित, क्या कुछ वहां पर जिस तरीके से एनआईए छापेमारी कर रही है, पीलीभीत में भी बताया जा रहा है कि छापेमारी चल रही है, तो क्या कुछ वहां पर निकल के सामने आया है? जी जी, आपको बताते चले कि जानकारी मिली है कि कई जिलों में है जो एनआईए की छापेमारी चल रही है। लखीमपुर हो गया, सहारनपुर हो गया, अलीगढ़ हो गया। वैसे ही पीलीभीत में सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि यहाँ पर आतंकवादियों और खालिस्तानियों को जो है देखने को मिला है, लेकिन अभी तक कोई पक्की जानकारी नहीं लगी है कि किस जगह पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। अभी 4 महीने पीछे छापेमारी चली थी, लेकिन एनआईए के द्वारा अभी तक कोई संदिग्ध पुस्तक जो मतलब कि नहीं मिला है कोई सबूत, और जिसके चलते आज फिर से सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एनआईए की छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी तक जगह कोई क्लियर नहीं की गई है। जी, तो पीलीभीत में किन किन जगहों पर छापेमारी चल रही है, इसका क्या कुछ निकल के सामने आया है? बताते चले कि 4 महीने पहले पूर्णपुर के एक झाले पर छापेमारी पड़ी हुई थी एनआईए की, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। और अब ऐसा लगता है कि फिर से एक बार जो है एनआईए के द्वारा छापेमारी की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई जगह क्लियर नहीं हुई। जैसे पीलीभीत में कई जगह ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा घनी आबादी है, लेकिन खालिस्तानी वहाँ पर कोई अपना जो है षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई जगह क्लियर नहीं की गई है। जी, तो पीलीभीत में क्या कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी या पाई गई थी, इसकी वजह से लेकर छापेमारी चल रही है क्या? जी, आपको बताते चले कि पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संबंधित सतर्कता बरती जा रही है। जैसे कि कल 12 वफात है, उसके चलते मीटिंगें भी समझाया भी जा रहा है सभी को हर तरह से काम किया जाए, लेकिन अभी तक जो है खालिस्तानियों के द्वारा कोई अभी ऐसा देखने को नहीं मिला है। और एनआईए की जो है छापेमारी अभी तक पीलीभीत में नहीं डाली गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि छापेमारी पड़ सकती है कि आज या कल में। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि यूपी के जिलों में भी छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि खालिस्तानी और गैंगस्टरों के गठजोड़ को लेकर एनआईए अब देश में कई अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में लगातार मंथन जारी है। इंडिया गठबंधन के साथ विपक्षियों का हौसला बुलंद नजर आ रहा है। इस बीच प्रदेश संगठन को मजबूत करने के साथ कुछ संसदीय क्षेत्रों में दमदारी से चुनाव लड़ने का रोड मैप तैयार किया गया है। इसी बीच फूलपुर लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी का पोस्टर लगाया है। पोस्टर में प्रियंका गांधी को कांग्रेसियों ने उम्मीद की आंधी बताया है। बता दें कि यूपी के राजनीतिक मैदान में कांग्रेस की स्थिति लगातार खराब दिख रही है। यूपी चुनाव 2022 में कांग्रेस 2% से कुछ अधिक वोट शेयर हासिल कर सकी और 2 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। लोकसभा चुनाव 2019 में भी पार्टी को केवल रायबरेली से सफलता मिली, जबकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। तो कांग्रेस लगातार जिस तरीके से 2024 मिशन को लेकर तैयारियां कर रही है, अब ये भी कहा जा रहा है कि फूलपुर से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अब फूलपुर से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, अटकलें तेज हो गई, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में खड़े होने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। तो वहीं अब फूलपुर से प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं खड़ा होने को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाना चाहती है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार कई जगहों पर बयान भी दे चुके हैं और अब माना जा रहा है कि फूलपुर, जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और
प्रियंका गांधी के ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे, उस सीट से अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। और चर्चाओं की बाजार इसलिए गर्म हुआ है नंदनी, क्योंकि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर कांग्रेसियों के द्वारा प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, मगर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं है। अगर बात की जाए तो इस सीट से इंडिया गठबंधन के हिस्सा नीतीश कुमार के भी लड़ने की चर्चाएं बीते दिन तेज थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रियंका गांधी अपने ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा की सीट से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगी। और माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी को किसी सेफ सीट से भी उतारा जा सकता है उत्तर प्रदेश के, क्योंकि बात करें तो जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रभारी थी और लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के तहत प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट देकर वो महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने का कार्य करते हुए नजर आई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव के तर्ज पर कांग्रेस प्रियंका गांधी के हाथों में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देती है नहीं, क्योंकि बात करें तो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चुनावी जिम्मा संभालने के बाद कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जीत हासिल हुई कांग्रेस को, जिसके बाद से प्रियंका गांधी का पार्टी में कद भी बढ़ा। पार्टी के अंदर में तमाम खबरें आई थी कि प्रियंका गांधी जो है यूपी में सक्रिय होने वाली हैं और अब कहा जा रहा है कि आंतरिक सर्वे से बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है फूलपुर सीट से जीत सकती है, तो इसीलिए शायद अटकलें तेज हो गई हैं। और इसके पहले भी देखिए खबर आई थी कि प्रियंका गांधी यूपी में सक्रिय होने वाली हैं। तो क्या लगता है कि अगर यूपी में वो सक्रिय हो जाती हैं, अगर फूलपुर सीट से वो चुनाव लड़ती है, तो कांग्रेस को इससे कितना फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल, आपको बताया कि प्रियंका गांधी जिस तरह से आपको फिर दोहराएं कि कर्नाटक और हिमाचल के अंदर में अपने चुनावी समीकरण को बनाकर कांग्रेस को एक ऐतिहासिक बहुमत दिलवाई, ठीक वैसे ही लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर सरगर्मियां तेज है। इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं आई है, महज पोस्टर लगाने के बाद कहीं ना कहीं ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से साफ कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों में से किसी एक लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। और चुनाव लड़ती है तो प्रियंका गांधी पहली मर्तबा कोई चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि बात करें तो पार्टी के अंदर में तमाम पदों पे वो रही हैं और राहुल गांधी के साथ ही वो अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी, मगर अब तक बात की जाए तो पार्टी में उन्हें बड़ा पद नहीं मिला। साथ ही अगर बात की जाए तो अब तक वो चुनाव नहीं लड़ी। और हिमाचल और कर्नाटक में जिस तरह से प्रियंका गांधी का कद बढ़ा जीत के बाद से, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में एक उच्च पद या उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने को लेकर किसी सेफ सीट से चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगर बात की जाए तो 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ी थी, 2% के करीब वोट मिले थे और 2 प्रत्याशी कहीं ना कहीं जीत हासिल किए थे। साथ ही अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए 2019 में, तो कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा और पुराना अलायंस जो यूपीए था उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी कहीं ना कहीं रायबरेली सीट से जीत के आई थी। और माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में लगभग 20 से 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। मगर बात करें तो जहां एक तरफ लगातार विभांशु, देखिए क्या लगता है इंडिया गठबंधन जातीय समीकरण को देखते हुए भी क्या फूलपुर सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वा सकती है क्या? बिल्कुल, जाति समीकरण के साथ साथ देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ये संसदीय क्षेत्र है और इस सीट पर गांधी परिवार का अगर देखें तो एक गढ़ माना गया था, मगर पिछले दो दशकों से देखें तो ये चुनाव के परिणाम कहीं ना कहीं गांधी परिवार के विपरीत रहे हैं और अपने खोए हुए जमीर को तलाशने के लिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी फूलपुर चुनाव से प्रत्याशी हो सकती हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से सीटों का समीकरण बनता है इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में और प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ सकती हैं। मगर अभी बात करें तो महज अटकलें चल रही है कि वो फूलपुर से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि फूलपुर के तमाम कार्यकर्ता प्रियंका गांधी से चुनाव लड़ने की अपील वाले पोस्टर को कहीं ना कहीं लगाते हुए फूलपुर में नजर आए हैं। और ये सीट काफी ऐतिहासिक रही है, क्योंकि देश के पहले
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यहां से चुनाव जीत कर आए हैं। साथ ही साथ सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहां से सांसद हुआ करते थे 2014 के अंदर में। और आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि प्रियंका गांधी किन सीटों से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी, मगर फूलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी बात कही जा रही है, अटकलें लगाई जा रही है कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ सकती है। पोस्टर लगाया गया जिसमें प्रियंका गांधी को उम्मीदों की आंधी बताया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञानवापी केस में याचिका खारिज कर दी गई है। मामले की सुनवाई को टालने की एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। ज्ञानवापी भू स्वामित्व विवाद की सुनवाई का मामला है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की एप्लीकेशन खारिज कर दी है। मस्जिद कमेटी के वकीलों की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि 4 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी भू स्वामित्व विवाद की सुनवाई का ये पूरा मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि याचिका खारिज कर दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की एप्लीकेशन खारिज कर दी है। मस्जिद कमेटी के वकीलों की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि अब 4 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। ज्ञानवापी केस में याचिका खारिज कर दी गई है। मामले की सुनवाई को टालने की एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मामले की एप्लीकेशन को जो टालने की एप्लीकेशन दी गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। ज्ञानवापी भू स्वामित्व विवाद की सुनवाई का ये पूरा मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की एप्लीकेशन खारिज कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन जो उन्होंने दिया था उसको खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ज्ञानवापी परिसर के भू स्वामित्व वाले मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के द्वारा एक एप्लीकेशन जो है वो दिया गया था, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अगर बात की जाए जिस तरीके से ज्ञानवापी परिसर विवाद बना हुआ है, लगातार पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है कि किस तरह से ये विवाद और भी आगे बढ़ता चला गया। तमाम सर्वे की टीमें वहाँ काम कर रही हैं। सर्वे को रोकने के लिए तमाम एप्लीकेशन जो है जिला अदालत से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का रुख जो है वो मुस्लिम कमेटी ने अपनाया था। इसके बाद भी सर्वे जो है अब तक चालू है। बात की जाए तो जो स्वामित्व का मामला है, भू स्वामित्व का मामला है, इस पर मुस्लिम पक्ष लगातार अपनी दलील दे रहा है कि ये जो जमीन है, स्वामित्व का अधिकार जो है उनके पास होना चाहिए। लेकिन इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है और मामले की सुनवाई अब 4 अक्टूबर को होनी है। जिस तरीके से ये एप्लीकेशन दिया गया था, साफ साफ सर्वे को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट वे में ये काम किया गया था कि अगर भूमि स्वामित्व के मामले में अगर एप्लीकेशन मान ली जाती थी, याचिका एक्सेप्ट की जाती तो उसके बाद इसकी सुनवाई होती है और सर्वे के काम पे कहीं ना कहीं रोकथाम भी लग सकता है। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, तो अब अगला कदम उनका क्या हो सकता है? देखिए, अब मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी और मुस्लिम पक्ष के जो वकील वो मिलकर तय करेंगे कि किस प्रकार से वो अगला कदम उठाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दोनों ही पक्ष स्वामित्व को लेकर दावा कर रहे हैं। कोई पूजा अर्चना की मांग कर रहा है, कोई बात की जाए तो जिस तरीके से स्वामित्व की मांग कर रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि किस प्रकार पे अगला कदम मुस्लिम पक्ष उठाएगा और ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कोर्ट में रुख मुस्लिम पक्ष रखता है। जी देखिए, कहा जा रहा था कि लगातार मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता था कि एएसआई सर्वे हो, लेकिन फिर भी कराया गया है। तो क्या कुछ अब आगे हो सकता है? देखिए, एएसआई सर्वे की अगर बात की जाए तो तमाम अलग अलग जगहों से आईआईटी के विशेषज्ञ वैज्ञानिक भी इस सर्वे में शामिल हुए थे और जिस तरीके से जिला प्रशासन वहाँ पे मदद कर रही थी, जिला कोर्ट वाराणसी साफ तौर पर यह निर्देशित कर रही थी कि बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए ये सर्वे होना चाहिए और तमाम आधुनिक पद्धतियों के द्वारा ये सर्वे हो रहा है ताकि जो ढांचा वहाँ पे बना हुआ है कई साल से उसको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उसको नुकसान होने की कंडीशन में तमाम प्रकार के विवाद उत्पन्न हो सकता है। और एएसआई की टीम ने यह आश्वस्त किया था, बात की जाए तो न्यायालय को,
कि बिना किसी नुकसान के वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे, आधुनिक पद्धति के आधार पे एएसआई सर्वे करेंगे। तब तमाम आधुनिक उपकरणों और डिवाइसों की मदद से जो है पता लगाने की कोशिश करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें निकल के सामने भी आई थी, चाहे वो मूर्तियों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य का चिन्ह हो, चाहे दीवारों के अंदर कुदेरी गई जो मूर्तियां हो, हिंदू धर्म में तमाम ऐसे देवी देवता हैं जिनकी मूर्तियां प्रकट हुई थी। कई सारे चीजें ऐसे साक्ष्य मिले थे जहां पे ये लगातार हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होते नजर आ रहा है एएसआई के सर्वे में। विवेक, एएसआई सर्वे जिस तरीके से चल रहा है, जैसा कि आपने भी बताया, तो कितने दिन में इसको पूरी रिपोर्ट जो है देनी है? देखिए, अगर बात की जाए तो वो सर्वे की टीम ने एक समय मांगा था, उस समय के बाद फिर न्यायालय में अपील की थी कि इस समय को बढ़ाया जाए। बात की जाए एएसआई को जब भी लगेगा कि उसके सर्वे का काम पूरा हो चुका है, वो न्यायालय में अपनी पूरी रिपोर्ट जो है सबमिट कर देगी। अगर कहीं भी एएसआई को लगता है कि इसमें कुछ भी छूट गया है जो इस केस में अहम मदद कर सकता है या किसी एक पक्ष को बात की जाए, जिस तरीके से लगातार दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में एक एक बारीकियां जरूरी है। जब तक एक एक बारीकियां निकल कर सामने नहीं आती, एएसआई जो है अपना सर्वे जारी रखेगा। इसके बाद न्यायालय में वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि ज्ञानवापी केस में याचिका खारिज कर दी गई है। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से उन्होंने एएसआई सर्वे को रोकने का एप्लीकेशन दिया था, उसको खारिज कर दिया गया है। आगरा के राधा स्वामी सत्संग सभा और पुलिस प्रशासन के बीच हुए टकराव के बाद अवैध कब्जे को लेकर सभा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। आज इस याचिका पर सुनवाई होनी है। सभा की ओर से 225 पेजों की याचिका में 1935 से लेकर 2012 तक के एग्रीमेंट, लीज डीड और आदेशों की कॉपी लगाई गई है। वहीं प्रशासन ने भी जवाब दाखिल करने के लिए पूरी तैयारी की है। 58 साल पुराने इस रिकॉर्ड को खंगालने गए हैं। सभी साक्ष्यों को लेकर प्रशासन की टीम भी प्रयागराज रवाना हो गई है। अब सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। तो बता ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जिशान अहमद जुड़ चुके हैं। जिशान, देखिए, आज मामले की सुनवाई चल रही है। जिस तरीके से सत्संगी और प्रशासन के बीच में बवाल हुआ था। देखिए नंदिनी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, रविवार को सत्संगी और जो आगरा प्रशासन है उनके बीच में बवाल हुआ था। दोनों तरफ से बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे, जिसके बाद जो सत्संगी सभा के लोग हैं उन्होंने सोमवार को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जो याचिका स्वीकार भी कर ली थी, जिसकी सुनवाई 27 सितंबर यानी आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और जो सत्संगी सभा के लोग हैं उन्होंने 225 पेज का जो आदेश है उन्होंने वो याचिका में लगाया है। 1935 से लेकर 2012 तक के जो आदेश थे वो सब उन्होंने कॉपी याचिका में लगाई है और हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। वहीं अगर आगरा प्रशासन की बात करें तो आगरा प्रशासन ने भी सभी जो उनके आदेश हैं उनको भी लगाए हैं और वो भी हाईकोर्ट के लिए रवाना है। इस वक्त हम मौजूद हैं वहीं दयालबाग क्षेत्र में, जहां पर आपको एक्सक्लूसिव दिखा दे, यही वो गेट है जो दयालबाग जो सत्संगी हैं, यहाँ पर जो गेट पहले शनिवार की अगर बात करें तो इस गेट को आगरा जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, लेकिन जब प्रशासन ने ये कार्रवाई की उसके बाद से दोबारा कहें हम इस गेट को दिखाएं, दोबारा से सत्संगियों ने इस गेट को यहाँ पर लगा लिया था। हालांकि ये गेट लगा हुआ है, कोर्ट के आदेश के जो याचिका डाली थी उसके बाद 2 दिन की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया था। आज सुनवाई होनी है और आपको दिखा दें कि जो ध्वस्तीकरण की जो यहाँ पर दयालबाग में कार्रवाई हुई थी, आपको साफ तौर से दिखा दें, सामने जो जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई थी, आपको प्राइम टीवी पर हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा दें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आगरा जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। यही पूरा मामला है जो सत्संगी और प्रशासन के बीच में लगातार झड़प देखने को मिल रही है और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। जी देखिए, लगातार सत्संगी सभा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये जमीन हमारी है, प्रशासन बेवजह हमें परेशान कर रहा है। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो सत्संगी और आगरा प्रशासन के बीच में झड़प देखने को मिली है, सत्संगियों का साफ तौर से कहना है ये हमारे पुरखों की जमीन है और इस 1935 से लेकर 2012 तक के उन्होंने जो आदेश हैं, जो एग्रीमेंट हैं,
और जो एग्रीमेंट होते हैं वो सभी आज हाई कोर्ट में वो प्रस्तुत करेंगे। हालांकि हाई कोर्ट फैसला करेगा आखिर इस पर होना क्या है। जी देखिए, जिस तरीके से इस बीच बवाल हुआ प्रशासन और सत्संगी सभा के बीच, तो कई सत्संगी सभा के बीच से कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए। महिला ने कहा कि वहां पर लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है हथियारों को लेकर। तो क्या इन पूरे मामले को लेकर भी आज कुछ सुनवाई हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो महिला सत्संगी महिला थी उसने डीसीपी ऑफिस में आकर जो सत्संगी सभा है उसमें बड़े बड़े खुलासे किए थे। उसने अपनी जान का खतरा भी बताया था, क्योंकि जो सत्संगी सभा है वहां पर कह सकते हैं कि जो महिला का जो कहना है, महिला ने साफ तौर से बताया है कि वहां पर जो सत्संग सभा के लोगों के खिलाफ जाता है उनकी वहां पर हत्या भी कर दी जाती है। इस तरीके के तमाम उसने खुलासे किए और उसने अपनी जान का भी खतरा बताया और डीसीपी ऑफिस से मदद की गुहार भी लगाई थी। तो वही कह सकते हैं, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जो रविवार के जो झड़प हुई थी प्रशासन और सत्संगियों के बीच की, वो पहले का एक दिन पहले का या कुछ दिन पहले का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि प्राइम टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, वो वीडियो पहले का है। जो सत्संगी जो बलवा हुआ था उससे पहले की बलवे की तैयारी कर रहे थे, पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि आधिकारिक उस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी वीडियो वायरल हो रहा है। जी देखिए, बताया जा रहा है कि आज सुनवाई को लेकर दोनों तरफ से तैयारी कर ली गई है, प्रशासन की तरफ से भी और सत्संगी सभा की तरफ से। सत्संगी सभा की तरफ से ये कहा गया था कि पुलिस प्रशासन ने 50 लोगों को, जो उनके सत्संगी सभा के 50 लोग घायल हुए हैं। क्या है ये पूरी सच्चाई? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस वक्त ये झड़प हुई थी रविवार को, तो वहां पर पहले जो सत्संगी हैं उन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया था। उसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जिसमें कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कि जो सत्संगी हैं उन्होंने महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया था, जिसमें से तमाम जो सत्संगी हैं और जो सत्संगी महिलाएं बच्चे हैं, उसमें बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि 40 से 50 लोग घायल हुए थे, जिनका जिला अस्पताल में उपचार भी किया गया था। हालांकि उसमें पुलिसकर्मियों की अगर बात करें तो पुलिसकर्मी भी 15 से 16 पुलिसकर्मी घायल हुए थे इस पूरी झड़प में, और एक मीडिया कर्मी के भी काफी चोटें आई थी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि सत्संगी पुलिस के बीच आगरा प्रशासन और सत्संगी सभा के बीच बवाल हुआ था, जिसको लेकर आज याचिका पर सुनवाई की जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सभी की आज निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ आज फैसला आ सकता है इस पूरे मामले को लेकर। आज के लिए शहर शहर खबर खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।